स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं आपके क्लास 9 का सोशल साइंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र को, ठीक है। और अर्थशास्त्र का ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये बुक हो, वो बुक से पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक नहीं है। तो हमारा वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनको ये हेल्प हो सके। दूसरी बात कि जिनके पास बुक है उन्हें याद नहीं होता है तो उन्हें कम से कम कुछ याद कराया जा सके बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा यानी कार्य क्या था, यानी गांव के लोग कौन से कार्य करते थे। देखिए अधिकतर गांव, यहाँ पे गांव इस्तेमाल किया गया है तो सीधी सी बात है, जब आप अपने गांव जाइएगा तो वहाँ देखिएगा खेत ज़्यादा दिखाई देगा। तो खेत में लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, किसान करते हैं। तो इससे आपको इस ट्रिक से याद रहेगा कि आपको हमेशा खेती में ही टिक आउट करना है, ठीक है। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी। तो पालमपुर गांव की जो लगभग 75% जनता, कितने 75% जनता खेती पर आश्रित थी। अब इसके पीछे, अब ये आपको एग्जाम में भूलना नहीं है कि 50-60 आप लोगों को इसके पीछे एक कहानी को याद करना है। कहानी ये है कि पालमपुर गांव के जो किसान थे उन्हें मजदूरी कितनी दी जाती थी, 75 रुपये की। उन्हें मजदूरी कितनी दी जाती थी, 75 रुपये की। 75 रुपये से आपको 75% याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा राज्य है जहाँ आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है। तो वो पंजाब है। पंजाब में जो है आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है, मतलब कि वहाँ ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग आधुनिक कृषि का कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खरीफ फसल। क्या है खरीफ फसल, खरीफ ऋतु यानी फसल की अवधि क्या होती है, यानी खरीफ फसल जो है कब से कब तक होता है। तो इसका होता है जून से अक्टूबर तक। खरीफ फसल क्या होती है, जून से अक्टूबर तक। अब उसके बाद है हमारा रबी फसल। कौन सा है, रबी फसल, देख पा रहे हैं आप। इसके बाद है हमारा रबी फसल यानी रबी ऋतु। इसका जो समय अवधि वह है नवंबर से अप्रैल तक। अब देखिए, अब इसको याद कैसे करेंगे। तो खरीफ फसल का मतलब आप समझ लेना है, आपको यहाँ पे थोड़ा समझ लेना है कि खरीफ फसल का मतलब फसल को खराब हो जाना, फसल खराब हो जाना, ठीक है। ये आपको ट्रिक बताया जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये आपको ट्रिक बताया जा रहा है याद रखने के लिए कि खरीफ फसल का मतलब आपको समझना है कि फसल खराब हो जाएगी। तो कब खराब हो जाएगी, जून से अक्टूबर में, क्योंकि जून से ही गर्मी स्टार्ट होती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसके बाद रबी फसल यानी कि रबी ऋतु फसल क्या है, तो ये होती है नवंबर से अप्रैल। इसकी अवधि क्या है, नवंबर से अप्रैल। इसमें फसल जो है खराब नहीं होगी क्योंकि ये ठंडी के मौसम होती है, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रिक है याद कराने का, ठीक है। अगला सवाल हमारा, पालमपुर गांव के कितने परिवार भूमिहीन है। तो पालमपुर परिवार के 150 परिवार भूमिहीन है। ये आपका तो बुक से है, ठीक है, इसको तो आपको पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट है हमारा, पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं। तो पालमपुर में 4 फसल उगाते हैं किसान, याद रखेंगे। पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं, अथवा पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो 450 विभिन्न जातियाँ रहती है, ठीक है। अगला है हमारा, उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है। तो उत्पादन का मुख्य कारण बाजार नहीं है, भूमि, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। देखिए ये क्या होता है, उत्पादन, कोई भी चीज़ हम लोग उत्पादित करते हैं, मानो खेत में हम लोग फसल उगाते हैं तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। अगर फैक्ट्री भी बैठाना है तो हमको ज़मीन चाहिए। मानव पूंजी क्या होता है, एक होता है पूंजी, एक होता है मानव पूंजी। पूंजी क्या होता है, जिसमें हम कुछ पैसा लगाकर कुछ सामान खरीद कर उसे बेचते हैं। मानव पूंजी क्या होता है, हम खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। अगर हम मार्केट नहीं जाएंगे, हम सामान को खरीदेंगे नहीं, हम खेती नहीं करेंगे, हम हल नहीं चलाएंगे, तो वो जो है अनाज उगेगा कैसे, सामान बिकेगा कैसे। तो वो हो गया मानव पूंजी, ठीक है। अब भौतिक पूंजी भी होता है आपका। भौतिक पूंजी मतलब हो गया पैसा, जो पैसा हम लोग लगाते हैं, है ना, सामान लगाते हैं, ये सब हो गया भौतिक पूंजी। ये बाजार की कोई भूमिका नहीं है उत्पादन में, है ना। उत्पादन में कोई भूमिका, ये बेचने में भले होगा, बेचने में जो है आपका बाजार की भूमिका आ सकती है, लेकिन उत्पादन में बाजार की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा, गेहूँ, चना और जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो गेहूँ, चना और जौ जो है वो रबी फसल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ है। तो रायगंज जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो गेहूं के तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, है ना। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है, गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, यानी जितना पहले प्रोडक्शन होता था उससे अधिक प्रोडक्शन किया जाने लगा, ठीक है। HYV है ना, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है HYV का क्या तात्पर्य होता है, अधिक उत्पादन करने वाले बीज होते हैं, ठीक है। भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इमारतें, औजार, मशीनें या ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर जो है वो भौतिक पूंजी में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, खरीफ फसल किस मौसम में होता है। तो खरीफ फसल जो होता है वो वर्षा के मौसम में होता है, ठीक है। खरीफ फसल क्या होता है, वर्षा के मौसम में होता है। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए वर्षा कब होती है, गर्मी के मौसम में होती है। वर्षा खरीफ फसल के हम लोग जून से हम लोगों ने याद किया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है।
अगला सवाल है हमारा, किस खाद्य फसल का जो उत्पादन है हरित क्रांति के कारण बढ़ा है? तो गेहूं और चावल का। तो गेहूं और चावल का जो क्रांति हुई थी सबसे ज़्यादा हुई थी जी, गेहूं और चावल में हरित क्रांति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पालमपुर के मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या होता है? तो पालमपुर में मुख्य सिंचाई का स्रोत जो है वो नलकूप है। नलकूप के द्वारा जो है वहाँ सिंचाई किया जाता था। ठीक है। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति में क्या है? कृषि में विकास। हरित क्रांति का मतलब होता है कृषि में विकास, कृषि को बढ़ावा देना, कृषि के लिए सामान उपलब्ध कराना, बीज उपलब्ध कराना, ये सब हरित क्रांति में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में हैं? तो वो 60 परिवार हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं? तो 25% लोग गैर कृषि कार्य में लगा हुआ है। गैर कृषि कार्य का मतलब है वो कृषि नहीं करता, वो कोई और कार्य करता है। ठीक है। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? जीविका चलाने के लिए 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, कृषि और गैर कृषि। ठीक है। पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध बेचते थे? तो रायगंज को दूध बेचते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली उत्पादन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं क्या कहलाती है? तो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? तो वो है कृषि। कृषि में सबसे अधिक मेहनत किया जाता है, इसलिए उसे हम लोग श्रम आधारित क्षेत्र कहते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये 3 नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी। उसके बाद अगला सवाल है हमारा, 1960 में हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी थी? तो हरित क्रांति जो थी HYV बीजों के उपयोग से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये बीज क्या थे? अत्यधिक प्रोडक्शन करने वाले बीज थे। तो नेक्स्ट है हमारा, श्वेत क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। ये आपका तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है। दूध सादा होता है, इससे आपको याद रखना है श्वेत क्रांति। अगला सवाल है हमारा, हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में किया गया था। ये भी आपका पूछा जा सकता है। रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, क्या हरित क्रांति से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? तो हाँ, हरित क्रांति हम क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? तो हाँ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत में संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र निवास करता है? तो 75%। नेक्स्ट है हमारा, मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? तो दिल्ली की। ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है? स्कूल में शिक्षक का कार्य। स्कूल में शिक्षक का कार्य आर्थिक गतिविधि है। अगला सवाल है हमारा कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? तो अगला सवाल है हमारा कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? बहुविध फसल कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि औजार, मशीन और भवन आदि को क्या कहते हैं? तो अस्थाई पूंजी कहा जाता है। सबको क्या होता है? अस्थाई होती है ना। जैसे औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन हो गया, ये सब अस्थाई होते हैं। फिक्स पूंजी, फिक्स डिपॉजिट, ये सब कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है श्रम। ठीक है। इसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको देख कर जाना है। जैसे रायगंज के बाज़ार में कौन सी कृषि उत्पाद बेचा जाता था? तो अधिवेश है ना, अधिशेष कृषि उत्पाद बेचा जाता था। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो सीमांत किसान क्या है? तो जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं है उसे हम लोग सीमांत किसान कहते थे। नेक्स्ट हमारा, डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन आदि किस प्रकार की क्रिया है? तो गैर कृषि क्रिया है, क्योंकि इसको कृषि से कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल है हमारा, पालमपुर के किसान ज्वार बाजरा के अतिरिक्त किसकी खेती करते थे? तो आलू और गन्ना की खेती करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव क्या पड़ा था? भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास हुआ था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, किस कारण से पालमपुर गांव के किसान एक वर्ष में 2 फसलें पैदा करते थे? सिंचाई की समुचित व्यवस्था के कारण। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लेते हैं? तो बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, देश की कुल खेती क्षेत्रों से अनाज कितना क्षेत्र संचित क्षेत्र है? तो 40%। बारिश के मौसम में क्या उपयोग किया जाता है? तो ज्वार और बाजरा का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। उपलब्ध भूमि पर अधिक उत्पादन के लिए किसान किसका उपयोग करते हैं? तो HYV बीज उर्वरक का, क्योंकि ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम किसके लिए आवश्यक है? तो उत्पादन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा, बरसात में उपजाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जाड़े में उपजाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं? तो रबी फसल कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत कामगार गैर कृषि कार्यों में लगे हैं? तो 24%। नेक्स्ट हमारा, भारत में छोटे किसानों की संख्या कुल किसानों का कितना प्रतिशत है? 80% है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो हेक्टेयर। हेक्टेयर में हम लोग भूमि को मापते हैं।
अगला सवाल है हमारा, पूंजी किस प्रकार का संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन है पूंजी। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा संसाधन सीमित या स्थिर होता है? तो भूमि जो है वो सीमित या स्थिर है। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो वो एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि वो प्रकृति का दिया हुआ है, उसे किसी मानव ने नहीं बनाया है। अगला सवाल है हमारा, रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है और केमिकल से उसकी क्षमता घटती है। उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है? तो भूमि है। उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या होती है? भूमि होती है। अगला टॉपिक है हमारा, संसाधन में लगे लोग। इससे भी काफ़ी सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, यानी अर्थव्यवस्था तभी अच्छा से चल पाएगा जब वहाँ के लोग जो है स्वस्थ रहेंगे और शिक्षित रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मानव पूंजी किसका द्योतक होता है? तो मानव पूंजी निपुणता और उत्पादक का ज्ञान भंडार होता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? तो अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर भार है। ठीक है। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा क्या है कि वहाँ की जनसंख्या जो है वो शिक्षित हो और स्वस्थ हो। अब वो भार कब हो जाएगी? जब वो अशिक्षित होगी और अस्वस्थ होगी, यानी बीमार होगी। नेक्स्ट होगा हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी होगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, शहरी क्षेत्रों के कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ग्रामीण में भी और शहरी में भी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र होता है? तो कृषि क्षेत्र होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं। अगला सवाल है हमारा, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 75 थी। नेक्स्ट है हमारा, सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या है? तो 64 वर्ष से ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इनमें से सभी, साक्षरता दर, लोगों को स्वास्थ्य दर, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, गरीबी या अस्वास्थ्य? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना की गई है? तो नवोदय विद्यालय की। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो वो है हमारा बिहार। नेक्स्ट है हमारा, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, याद रखना है। किस राज्य में भूमि सुधार उपायों को गरीबी कम करने में मदद मिली है? तो वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा, भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? तो वो है श्रम। नेक्स्ट है हमारा, एक देश की श्रम शक्ति क्या होती है? 15 से 59 वर्ष तक जो है वो श्रम शक्ति होती है। अगला है हमारा, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुष की साक्षरता दर से क्या है? कम है। ठीक है। अगला है हमारा, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो मानव पूंजी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है हमारा, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार को किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं? तो कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किए हैं वे कैसे देश बने हैं? तो विकसित देश बन गए हैं। अगला है हमारा, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व की रेखांकित करता है? तो मानव पूंजी की। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन जनसंख्या को कहते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको भी आप लोगों को एग्जाम के लिए देखकर जाना है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था 6 से 14 साल के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि व्यक्ति की आय का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो उसकी शिक्षा और निपुणता के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में हम किस प्रकार की बेरोजगारी को पाते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। गैर बाजार क्रियाकलाप क्या है? तो स्वयं उपभोक्ता के लिए उत्पादन करना, वो गैर बाजार का क्रियाकलाप होता है, यानी जो उपभोक्ता होगा अपना प्रोडक्ट वो खुद बना लेगा। नेक्स्ट है हमारा, जीएनपी से क्या अभिप्राय है? तो जीएनपी जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। नेक्स्ट हमारा, मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है? तो मानव पूंजी जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। महिलाओं में साक्षरता दर कम क्यों है? समान शिक्षा के अवसरों की कमी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकारों ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया? तो सर्व शिक्षा अभियान उठाया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई कोई एक योजना को लिखें। तो सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लौटे शिविर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जनसंख्या की गुणवत्ता किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? तो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो साक्षरता दर पर और जीवन की प्रत्याशा पर निर्भर करती है। विनिर्माण किस प्रकार का एक क्रियाकलाप है? तो द्वितीयक क्रियाकलाप है, याद रखना है। जापान का किस संसाधन में अधिक निवेश है? तो मानव संसाधन में जापान जो है अधिक निवेश करता है।
अगला सवाल है हमारा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस क्षेत्र के क्रियाकलाप से होता है? तो तृतीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप से होता है। यानी कि तृतीयक क्षेत्र कौन सा होता है हमारा? सेवा प्रदान करने वाला, जैसे बैंक हो गया, बस ड्राइवर हो गया, ये सब क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र में जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में संपन्न की जाने वाली कोई दो क्रियाएं लिखे तो पशुपालन और मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्षेत्रक होता है। वैसे क्षेत्रक जो प्रकृति से जुड़े रहेंगे उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक कहेंगे, ठीक है। तो पशुपालन जानवर कौन है? प्रकृति की देन है, और मत्स्य मछली क्या है? जो प्रकृति की देन है, तो इसलिए हम लोग इसको प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखते हैं। अगला सवाल है हमारा, किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं वह कैसी बेरोजगारी कहलाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। यानी जहाँ पे 10 व्यक्ति का काम है वहाँ 20 व्यक्ति लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगा। क्योंकि वहाँ अब हुआ कि जो 10 व्यक्तियों को जो मिलना चाहिए था 200 रुपये करके, वो उसको 1 सप्ताह का काम मिलता, अब उसे जो 20 व्यक्ति लगा देने से 3 दिन का काम मिलेगा, है ना। चलिए, इसी कारण से इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कौन सा राष्ट्रीय आय सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाता है? तो शिक्षा। अगला सवाल हमारा, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? वो अधिक है। महिला जो कम पढ़ती है, पुरुष ज़्यादा पढ़ते हैं। सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? तो बिहार की है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से भी और व्हाट्सएप ग्रुप से भी। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।